दोस्तों इनसाइड भी मौजूद अगर मैं कुछ जानने लेना कौमी असम्बली का आज एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है और इस अहम तरीन इजलास में कौमी असम्बली 3 ऐसे कवानीन को मंजूर कराने जा रही है जिसके नतीजे में इस वक्त का ये जो ताकत का पेंडुलम है ये मुमकिन तौर पर हुकूमत की फेवर में आ जाएगा और 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराने के बाद हुकूमत जिस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है और जिस तरीके से जो फरीके मुखालफ है उसकी तरफ से गवर्नमेंट को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, इस सूरत हाल में जनाब ये जो नया बिल्स आ रहे हैं आज नेशनल असेंबली में जिनको मंजूर किया जा रहा है, ये शायद हुकूमत के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित हो और इस मकसद के लिए हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से ये जो बात है इसको यकीनी बनाया जाने के लिए जो हुक्मरान जमात है यानी मुस्लिम लीग नून, उसने अपनी इत्तेहादी जमातों को पाबंद किया है कि वो आज के इजलास के अंदर अपने अरकान असम्बली की हाजिरी को यकीनी बनाए ताकि ये कवानीन बगैर किसी मुश्किल के कोरम वगैरह के इश्यूज के बरखिलाफ आसानी के साथ मंजूर कराए जा सकें। ये जो कवानीन आज मंजूर कराए जा रहे हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में तरमीम का बिल और इंसदाद दहशत गर्दी का तरमीमी बिल शामिल है। ये तीनों के तीनों बिल मौजूदा सूरत हाल में बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप गौर करें तो जिस वक्त प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च किया गया था तो प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब बनाने के लिए उस वक्त के जो तमाम तर किरदार थे उनकी तरफ से फील्डिंग को इस तरीके से सेट किया गया था। मुख्तलिफ इदारे, चाहे वो पोलिटिकल जो है वो बैटल ग्राउंड हो यानी पार्लियामेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की ग्राउंड हो जिसके अंदर हमारी ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, या वो फौज का अपना इदारा हो, वहां पर भी फील्डिंग को कुछ इस तरीके से सेट किया गया था और वहां पर ईमानदारी के जो जज्बात हैं उनको इस तरीके से फ्लरिश किया गया था कि 2030 तक ये जो ईमानदारी है ये हर एक शोबे के अंदर डोमिनेंस पर रहे और इसी हवाले से ईमानदार लोगों को चुन चुन कर आगे लगाया गया था। अभी रिसेंटली अगर आप गौर करें तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस हैं उनकी अगर आप फहरिस्त को देखें तो उस फहरिस्त में आपको दूर दूर तक कोई एक ऐसा गैर जानिबदार जज नजर नहीं आएगा जिसकी गैर जानिबदारी के बाद यानी काजी फायज ईसा साहब के बाद जिसके ऊपर आप आंख बंद करके कहेंगे यार इस बंदे के ऊपर हमें 100% एतमाद है कि ये आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेगा। और अगर आपको जमाल खान मंदोखेल इन फहरिस्त के अंदर नजर आ रहा है तो उसकी वजह यह है कि जमाल खान मंदोखेल का जो टेन्योर है वो बहुत ज्यादा कम है। अलबत्ता वो तमाम के तमाम ईमानदार जो 2030 की फील्डिंग के अंदर जनाब साकिब निसार साहब की जो कारगुजारी है उसके तहत वो लगाए गए थे, उनके टेन्योर से जो है वो 2-2, 3-3, 4-4 साल के मौजूद हैं। लिहाजा ये सारी की सारी गेम इसी सोच के तहत लगाई गई थी कि प्रोजेक्ट इमरान खान के रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट ना पैदा हो। अब 26वीं आईनी तरमीम के अंदर अगरचे जजेस की और खासतौर पर चीफ जस्टिस की सिलेक्शन के तरीकाकार को तब्दील कर दिया गया है, लेकिन जजेस लेने तो उसी पूल में से हैं जो ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं। अब जजेस को आसमान से उतारना तो नहीं है, ये कोई ऐसी कमांड तो नहीं है जिसके जरिए जजेस को डाउनलोड किया जाए और ऐसा कोई इस वक्त हार्डवेयर हाउस जो भी नहीं है या ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है जिसके जरिए इन जजेस के सॉफ्टवेयर को बटन दबाते ही तब्दील कर दिया जाए। इसी सिस्टम में रहते हुए किसी तरह की कोई गुंजाइश पैदा करनी है और इसीलिए इस गुंजाइश को पैदा करने के लिए जनाब जस्टिस यहिया अफरीदी साहब के सर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ताज भी सजाया गया और इसके साथ साथ एक पैरेलल निजाम को वज़ा करने की कोशिश की गई जिसके जरिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं उसके क़याम को यकीनी बनाना मकसूद था ताकि वहां पर कुछ ऐसे आइनदार मौजूद हों जो आइन की तशरीह का फरीजा अंजाम दें और उसके अंदर उनकी जाती पसंद और नापसंद शामिल ना हो। अब चूंकि जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि जजेस के पूल के अंदर वो तमाम लोगों को चुन चुन के शामिल किया गया था जिन्होंने 2030 तक अपने फराइज सर अंजाम देने थे। लिहाजा अब ये जो सीनियरिटी लिस्ट है इसके अंदर कुछ उतल फुतल हुई है और जिसके नतीजे में जो काले भून है ये हमें कुल हुए नजर आ रहे हैं। ये जो बिल जिसका जिक्र मैंने आपसे किया सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का और 8 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंडक्ट करने का, ये फैसला बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इन जजेस की तैनाती के लिए भी जो कमीशन है उसके अंदर पार्लियामेंट की रिप्रेजेंटेशन होगी और जजेस के हवाले से पार्लियामेंट का फैसला ही हतमी ऑलमोस्ट तस्वुर किया जाएगा क्योंकि पार्लियामेंट की राय
इन जजेस के सीवीज के ऊपर मौजूद होगी और पार्लियामेंट की राय, आप उन पार्लियामेंट को पसंद ना करते हो, आप अरकान पार्लियामेंट को पसंद ना करते हो, लेकिन उनके सीवीज के ऊपर किसी तरह की जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको यकीनी तौर पर इस हद तक महदूद किया जाएगा ताकि वो एक न्यूट्रलाइज अमल के जरिए जो है वो जज अपॉइंट हो और अपने फराइज मुकम्मल तौर पर ईमानदारी के साथ और आइन के ताबे रहते हुए अंजाम दें। ये जो बिल है ये पास करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जानिब आइनदारों की तादाद में इजाफा होगा, तो दूसरी जानिब जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के लिए ये एक माहौल दस्तयाब होगा जहां पर वो इस वक्त जिन कठपुतली बने हुए हैं ना, जिन हाथों के जरिए वो वहां से निजात हासिल कर सके और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बतौर एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पर चला सके और वहां से ईमानदारी का खात्मा कर सके। उसके लिए ये बिल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है और खासतौर पर उस मौके पर जब 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसका इजलास होने जा रहा है। और इसी हवाले से ये जो दूसरा बिल जिसका जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तरामीम का बिल, और इसी बिल के अंदर वो ऑर्डिनेंस जो जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से जो है वो जारी किया गया था, उस ऑर्डिनेंस को भी मंजूर किया जाएगा। और इसके तहत ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है उसमें वो जो तरामीम है उनको इंक्लूड करते हुए एक नई तरमीम मुतारफ कराई जाएगी और इस तरमीम के जरिए जो मेंबर है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके सरबराह को भी इस कमेटी का रुकन मुंतखब किया जाएगा। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि ये तादाद जो है जजेस कमेटी के अंदर अरकान की इसको बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो कमेटी है इसमें ये फिलहाल इब्तदाई तौर पर इसको टेस्ट करना चाहिए कि तीसरे मेंबर की जगह पर अगर वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह इसके अंदर आएगा तो फिर फॉर्मेशन कैसे होगी। और ये सवाल भी अभी तक बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा या एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेंगे। इसके हवाले से ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये खामोश है और इस बात के लिए जजेस की तादाद का तो तयन कर दिया गया कि 5 जजेस होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। अलबत्ता सिंगल बेंच के अंदर मौजूद होंगे, डबल बेंच के अंदर मौजूद होंगे, 3 रुकनी बेंच होगा और 5 रुकनी बेंच होगा। क्या इस तरह की फॉर्मेशन को अडॉप्ट किया जा सकता है? ये जो 4 तरह के जो बेंचेस हैं ये वहां पर बनाए जा सकते हैं क्योंकि 60% मुकदमात इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं वो किसी न किसी आईनी सवाल के तहत ही वहां पर दायर किए गए हैं। ये कहना जो कमरान मुर्तजा साहब ने कहा था कि जनाब सिर्फ 200 मुकदमात हैं, ये कतई तौर पर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 60,000 के करीब मुकदमात मौजूद हैं और 40,000 के करीब मुकदमात के अंदर आईनी सवालात को उठाया गया है। लिहाजा सूनर और लेटर ये मामला जो कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक महदूद है, इस पर इतना ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कयाम की जरूरत पेश आएगी। लिहाजा इस मौके पर जजेस की तादाद में इजाफा इसी जो है ना पैराई के अंदर किया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर अगर कल ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ये बनाना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो वर्किंग है वो किसी तौर पर मुतासर ना हो और इन जजेस को उठाकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जो है वो शामिल कर दिया जाए ताकि वर्किंग जो है वो स्मूथली आगे चलती रहे। ये जो तीसरा कानून है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया है यानी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का तरमीमी बिल, ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इस वजह से नहीं कि इसके अंदर जो कई ऐसी नई शिकें मुतारफ कराई जा रही हैं जो बहुत ही ज्यादा बहीमाना है। मिसाल के तौर पर किसी भी बंदे को बगैर किसी चार्ज के सिर्फ शक की बुनियाद पर 3 महीने के लिए उसको कस्टडी में रखना या उसके लिए महज इस बात का पर यकीन कर लेना कि जनाब किसी भी खुफिया इदारे को इस बात की रिपोर्ट मिली है या शुबा है कि यह बंदा किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस होगा और उसके लिए उसको 3 महीने के लिए उनकी कस्टडी में रखा जाए और फिर उसको रिमांड के लिए पेश किया जाए। अगरचे मौजूदा हालात में ये एक जिसको हम कह सकते हैं कि ये इदारों के खिलाफ एक ब्लेम गेम का हिस्सा साबित हो सकता है, लेकिन जो सूरत हाल हम फाटा के अंदर देख रहे हैं, साबका फाटा के अंदर, और जो सूरत हाल हमें बॉर्डर एरियाज पर नजर आ रही है जहां पर हमारे जवान, हमारे नौजवान ऑफिसर्स हर गुजरते दिन में हम उनकी जो शहादत है उसकी खबरें सुन रहे हैं,
इन हालात के अंदर इस तरह के कड़वे घूंटों को पीना पड़ता है और इनको पीना भी चाहिए, और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब हमारी अदलिया 9 मई के वाक़यात में मतलूब या ज़मानतों पर मौजूद लोगों को अपने साथ बिठाएं, अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाएं और उनसे इस बारे में राय लें कि जनाब आप बताएं जेलों के अंदर इस्लाहात कैसे करनी है। तो ये वो पैगाम है जो टॉप से बॉटम की तरफ जाता है कि 9 मई के मुल्ज़मान को किसी तरह की कोई तत्ती हवा नहीं लगनी चाहिए। और आप इस पैगाम का असर आने वाले दिनों में देखेंगे, जहां पर जो है ना सैकड़ों की तादाद में, दर्जनों की तादाद में जमानतें मिलेंगी 9 मई के वाक़यात में, क्योंकि जनाब याहिया अफरीदी साहब ने ये प्रेसिडेंट को सेट करते हुए लोअर जुडिशरी को ये पैगाम दे दिया है कि 9 मई के मुल्ज़िमों को मैं अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाता हूं, लिहाजा और उनको अहम तरीन कमेटियों में शामिल करता हूं, तो फिर इसके असरात आएंगे। अब इसके असरात को यकीनी तौर पर रोकना इदारे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो हमला था ये रियासत पाकिस्तान पर हमला था, रियासत पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला था, लिहाजा इसको इतनी आसानी से कोई भी जाने नहीं दे सकता। और इदारा तो कतई तौर पर इस चीज को फरामोश नहीं कर सकता कि जनाब हमारे ऊपर अटैक किया गया था और हमारे लोगों को निशाना बनाया गया था, हमारी तनसीबात को निशाना बनाया गया था, और हमारे लिए जो प्राइड है यानी शोदा, उनकी यादगारों को जो है वो तज़हीक का निशाना बनाया गया था, उनकी तौहीन की गई थी, लिहाजा उनके लिए तो ये मामला नाकाबिले माफ़ी है। और अब वो लोग जो इस पैगाम जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, उस पैगाम की रोशनी में रिहा होंगे, तो वो इस इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम के तहत धरे जाएंगे। और इस प्रोसेस के दौरान अगले 3 महीने में अगर ये लोग वहां पे धरे जाते हैं तो 27वीं आईनी तरमीम के जरिए इनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। इस पर किसी को शक व शुबे में नहीं रहना चाहिए। और वो लोग जो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को मुमकिन तौर पर नवंबर के अंदर जो है वो उनको रिहाई मिलेगी, तो उनको भी इस तरमीमी ऑर्डिनेंस, इस तरमीमी बिल के जरिए ये इतला हो जानी चाहिए कि इमरान खान साहब को अगर उनको तमाम मुकदमात में भी बेल मिल जाती है, उसके बावजूद इमरान खान साहब की रिहाई 3 महीने तक तो कतई तौर पर नामुमकिन है। और इन 3 महीनों के दौरान सिर्फ बटन प्रेस करना है, इमरान खान के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हो जाएगा, जहां पर जो है फैज हमीद साहब वो इमरान खान के सामने खड़े होकर इमरान खान के काले करतूतों को बयान करेंगे और ये बताएंगे कि उन्होंने किस किस मौके पर इमरान खान के कहने पर कौन कौन सी कार्रवाई की है। और 9 मई के वाकयात के बारे में वो इमरान खान साहब के सामने खड़े होकर मुबैना तौर पर इमरान खान पर इल्ज़ाम तराशी भी करेंगे और इमरान खान साहब के तमाम किरदार को बेनकाब भी करेंगे। लिहाजा ये जो सूरत हाल है उनके लिए खतरे का सबब है। और शायद यही वजह है कि ये जो एहतजाजी जरगे का ऐलान किया जा रहा है ये इसी पर्सपेक्टिव में है। लिहाजा अगर एक तरफ से तैयारी की जा रही है तो दूसरी तरफ से भी उसी लेवल की तैयारी की जा रही है। एक जानिब कानून शिकनी का बंदोबस्त किया जा रहा है तो दूसरी जानिब कानून पर अमल दरामद के अज़्म का इजहार करते हुए इमरान खान के गिर्द और दीगर लोगों के गिर्द जो कानूनी शिकंजा है उसको टाइट करने की कोशिश की जा रही है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हमें फैसला कुन मोड़ पर इसी नवंबर में आती हुई नजर आएगी। और ये नवंबर के अंदर आपको मेरा नहीं चौथे 5वें हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा, बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि नवंबर का 2nd और 3rd वीक इस हवाले से बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल भी है और ये पाकिस्तान के फ्यूचर का शायद तायुन भी कर देगा। देखना यह है कि इन कवानीन की मंजूरी के बाद लाहे अमल क्या होता है पाकिस्तान की रियासत का और इस पर रद्द अमल क्या आता है पाकिस्तान की रियासत मुखालफ अनासर की तरफ से। जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।